Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Concept Coaching Classes Bhopal. My name is Nivedita Sahu. तो अब हम पहुंच गए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतिम पार्ट में, जिसमें बाकी के बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज़ प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में हम जानेंगे। इसके पिछले पार्ट्स में हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में जाना। एक बार वापस से इनके बारे में बात कर लेते हैं। नाउन मतलब किसी भी चीज़ का नाम, और प्रोनाउन जो हम नाउन के स्थान पर उपयोग करते हैं। नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट बन सकते थे, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकते थे, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकते थे और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम भी कर सकते थे। वर्ब जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं, जो किसी भी कार्य या किसी भी अवस्था को दर्शाता हो, इसकी जनरली 3 फॉर्म्स होती हैं। जो एडवर्ब और एडजेक्टिव होते हैं, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, एडी, जिसको हम रिलेट कर सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। मतलब ये दोनों ही विशेषता बताने का काम करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, लेकिन जो एडवर्ब होता है वो वर्ब की विशेषता भी बता सकता है, एडजेक्टिव की विशेषता भी बता सकता है और एडवर्ब की विशेषता भी बता सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में कि इनका इंग्लिश में क्या रोल होता है। प्रेपोजिशन को हिंदी में संबंध सूचक भी कहा जाता है। इसका काम होता है कि प्रेपोजिशन के बाद आए हुए नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करने का सेंटेंस के बाकी बचे हुए शब्दों से। जैसे कि जॉन वेंट टू मुंबई विथ जॉय ऑन संडे बाय ट्रेन। इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है वेंट, जाने का काम हुआ। किसने किया? तो वर्ब से हु का रिप्लाई होता था सब्जेक्ट, तो जॉन वेंट, जॉन गया। अब ये जो टू है ये एक प्रेपोजिशन है और इसके बाद आने वाला जो शब्द है वो इसका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट इंग्लिश में कौन होते हैं? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। इसलिए ही कहा गया है कि नाउन या प्रोनाउन को ये रिलेट करता है सेंटेंस के बाकी पार्ट से। तो मुंबई को इसने रिलेट किया जॉन वेंट से, प्रेपोजिशन टू ने। तो जॉन वेंट टू मुंबई बता रहा है कि जॉन कहाँ गया था? मुंबई गया था। अब ये जो टू मुंबई है इसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। अब ये जो विथ है ये एक प्रेपोजिशन है और इसके बाद आया हुआ ये जॉय इसका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आगे ये जो ऑन है ये भी प्रेपोजिशन है और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा दैट इज़ संडे। बाय भी एक प्रेपोजिशन होता है और इसके बाद भी हमें एक ऑब्जेक्ट मिला दैट इज़ ट्रेन। मतलब सेंटेंस में हमने प्रेपोजिशन लगाने के बाद एक ऑब्जेक्ट लगाया जो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, और ये प्रेपोजिशन जो है उस नाउन या प्रोनाउन को रिलेट कर रहा है सेंटेंस के बाकी हिस्से के साथ। मतलब प्रेपोजिशन बेसिकली कर क्या रहा है? सेंटेंस में इंफॉर्मेशन वो ऐड ऑन करते जा रहा है। मतलब इसी सेंटेंस को अगर हम 4 बार लिखते कि जॉन वेंट टू मुंबई, जॉन वेंट विथ जॉय, जॉन वेंट ऑन संडे एंड जॉन वेंट बाय ट्रेन, तो हमें सेम चीज़ बार बार लिखनी पड़ती जॉन वेंट, जॉन वेंट। लेकिन हमने क्या किया? सिर्फ प्रेपोजिशन ऐड करते गए और इन्फॉर्मेशन ऐड होती गई कि जॉन गया, कहाँ गया, किसके साथ गया, कब गया, किससे गया, एट्सेट्रा। तो प्रेपोजिशन क्या करते हैं? एक छोटा सा शब्द जोड़ देने से सेंटेंस को मिनिमाइज करने का भी काम कर जाते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसा कि हमने कहा कि प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट ज़रूर आता है और वो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। बट मान लीजिए किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आया लेकिन उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया और सेंटेंस वहाँ ख़त्म हो गया, तो आप शायद समझोगे कि वो सेंटेंस गलत है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया हो तो वो गलत ही हो। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में प्रेपोजिशन एक और काम भी करता है दैट इज़ फ्रेजल वर्ब बनने का। अब ज़रा इसे भी समझ लेते हैं। फ्रेजल वर्ब में एक शब्द छुपा है फ्रेज। फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब कम से कम 2 शब्द तो होंगे ही। तो जो फ्रेजल वर्ब होते हैं ये एक ऐसे फ्रेज होते हैं जो मिलकर बने होते हैं वर्ब या प्रेपोजिशन से, वर्ब या एडवर्ब से, या फिर वर्ड, एडवर्ब और प्रेपोजिशन से मिलकर। दैट मीन्स जब सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल होता है तो इसमें हमें ग्रामर के कंसेप्ट नहीं लगाने होते हैं, इनका अपने आप में ही एक मीनिंग होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लुक फॉर, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसमें लुक वर्ब है और फॉर प्रेपोजिशन है। वैसे तो लुक का मतलब देखने से होता है और फॉर का मतलब के लिए होता है, लेकिन जब ये फ्रेजल वर्ब बनता है तो इसका मतलब देखना और के लिए नहीं होता। इसका अपने आप में ही एक मीनिंग होता है दैट इज़ ढूंढना या खोजना, इन सर्च ऑफ समथिंग और समबडी। एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज़ द पेन दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो आखिरी में हमें एक प्रेपोजिशन दिख रहा है फॉर, लेकिन इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रही और सेंटेंस ख़त्म हो गई। और ये सेंटेंस बिल्कुल सही भी है, कोई एरर नहीं है इसमें।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हम देखना और के लिए कह ही नहीं रहे थे, हम कह रहे थे कि ये वो पेन है जो मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी। तो लुकिंग फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अपने आप में ही मीनिंग है। जैसे वोकैबुलरी होती है, हमें वर्ड मीनिंग्स पता होते हैं, वैसे ही फ्रेजल वर्ब के मीनिंग भी हमें पता रखने होंगे, क्योंकि बैंकिंग के एग्ज़ाम में फ्रेज रिप्लेसमेंट में ज़्यादातर फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ रेड ड्रेस फॉर द वेडिंग। यहाँ पे भी इसका मतलब निकलेगा कि मैं एक रेड ड्रेस ढूंढ रही हूँ शादी के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट अगर ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत ही हो सकता है वो फ्रेजल वर्ब का काम कर रहा हो। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ब्रेक डाउन, यहाँ पे ब्रेक और डाउन इन दो शब्दों से मिलकर बना है ये फ्रेजल वर्ब, जिसमें से ब्रेक वर्ब है और डाउन एडवर्ब है। इसके दो मीनिंग होते हैं। एक होता है स्टॉप फंक्शनिंग, मतलब कोई भी चीज़ का काम करना बंद कर देना, खास तौर से किसी व्हीकल या मशीन या मोटर की बात चल रही हो तो कोई चीज़ ख़राब हो जाना या सही से काम ना करने को कहा जाता है ब्रेक डाउन। और दूसरा मतलब होता है गेट अपसेट, जिसको इमोशनली टूट जाने को कहा जाता है ब्रेक डाउन। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। द इंजन ऑफ द कार ब्रोक डाउन। इस लाइन का मतलब निकलता है जो कार का इंजन था वो ख़राब हो गया था, मतलब इट वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो यहाँ ब्रोक डाउन का मतलब है स्टॉप फंक्शनिंग से। बट अगर हम आपके सामने सेंटेंस रखते हैं द वुमेन ब्रोक डाउन व्हेन द पुलिस टोल्ड हर दैट हर सन हैड डाइड, तो इसका मतलब ये निकलता है कि जो वुमेन थी वो टूट गई थी। यहाँ टूट जाने का मतलब फिजिकली टूट जाने से नहीं है, अंदर से हताश हो जाने या इमोशनली टूट जाने से है, कि जब पुलिस ने बताया कि उसका बेटा मर गया है तो वो वुमेन जो थी वो अंदर से टूट गई थी या निराश हो गई थी या हताश हो गई थी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। लुक फॉरवर्ड टू, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें ये एडवर्ब भी है और प्रेपोजिशन भी है। इसका मतलब होता है टू बी एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर। जैसे कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्रिसमस ब्रेक, मतलब मैं इसको लेकर एक्साइटेड हूँ। ज़्यादातर आप लोगों ने ये फ्रेज़ देखा होगा ईमेल लिखते वक्त, जहाँ पे मेल में लोग अक्सर लिखते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एंड दैट, इस टाइप से। तो यहाँ पे जो लुक फॉरवर्ड टू है उसका मतलब देखना, आगे को, ऐसा कुछ भी नहीं है। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि इंग्लिश में प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होना चाहिए या तो प्रोनाउन होना चाहिए। लेकिन अगर कभी प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ना मिले तो चेक कर लेना कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो फ्रेजल वर्ब की तरह काम कर रहा हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का होना कंपल्शन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंजंक्शन के बारे में। इसे हिंदी में समुच्चय बोधक भी कहा जाता है। ये करता क्या है? तो ये 2 चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। इट कैन बी 2 वर्ड्स, इट कैन बी 2 क्लॉजेस। शब्द से ही मीनिंग निकालें तो कंजंक्शन में एक शब्द छुपा है जंग, जिसका मतलब होता है ज्वाइन। तो ये ज्वाइनिंग का काम करता है या कनेक्टिंग का काम करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। इसमें जो एंड है वो एक कंजंक्शन है और इसने 2 शब्दों को जोड़ा, दैट इज़ राम एंड श्याम, और दोनों नाउन है। अब इसी सेंटेंस को अगर हमने 2 बार लिखा होता कि राम इज़ गोइंग टू स्कूल और लिखा होता श्याम इज़ गोइंग टू स्कूल, तो इसमें गोइंग टू स्कूल हम 2 बार कह रहे हैं, जो कि रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं। चाहे तो इसको मिनिमाइज़ कर सकते थे, तो हमने क्या किया, छोटा सा वर्ड यूज़ किया एंड, और सेंटेंस हो गया हमारा राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ वेरी स्टूपिड एंड लेज़ी। अब ही के बारे में हमें 2 चीज़ें बोलनी थी कि ही इज़ वेरी स्टूपिड, ही इज़ वेरी लेज़ी, लेकिन 2 बार ही इज़ वेरी क्यों बोले? तो हमने एक छोटा सा कंजंक्शन लगाया और इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया, जो कि एडजेक्टिव है। यहाँ पर हालांकि ये आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो इज़ है वो मेन वर्ब है और ही सब्जेक्ट है, और जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बनती है तो उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये वेरी क्या कर रहा है, इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, स्टूपिड और लेज़ी की इंटेंसिटी को बढ़ाते हुए दिखा रहा है, दैट इज़ ही इज़ वेरी स्टूपिड एंड लेज़ी। मतलब इन 2 एग्जाम्पल से हम ये कह सकते हैं कि कंजंक्शन किन्हीं भी 2 शब्दों को जोड़ सकता है। इट कैन बी 2 नाउन्स लाइक राम एंड श्याम, इट कैन बी 2 प्रोनाउंस जैसे कि ही एंड शी आर गोइंग टू मार्केट, इट कैन बी 2 वर्ब्स जैसे कि शी इज़ रीडिंग एंड राइटिंग, तो रीडिंग एंड राइटिंग यहाँ पे वर्ब्स हैं। इट कैन बी 2 एडवर्ब्स ऑल्सो, शी इज़ राइटिंग स्लोली एंड केयरफुली, और 2 एडजेक्टिव्स को तो जोड़ सकता ही है, जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख चुके हैं। अब रही बात क्लॉजेस की, तो उसको भी थोड़े एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ही वर्कड हार्ड बट कुड नॉट सक्सीड। क्लॉजेस के बारे में हमने सबसे पहले वीडियो में बात की हुई है कि क्लॉज क्या होते हैं, जिसका अपना खुद का मेन वर्ब और सब्जेक्ट होता है। तो जितनी मेन वर्ब होती हैं उतनी
क्लॉज होती हैं। तो यहाँ पे जो वर्कड है वो मेन वर्ब है, तो पहला क्लॉज हो गया हमारा ही वर्कड हार्ड, दूसरा हो गया कुड नॉट सक्सीड, और इन दोनों को जोड़ा किसने? कंजंक्शन बट ने। तो ही वर्कड हार्ड बट कुड नॉट सक्सीड, ये पूरा एक सेंटेंस हो गया जिसके अंदर हमारे पास 2 क्लॉजेज हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राज इज़ इंटेलिजेंट, ये हो गया क्लॉज 1, इज़ यहाँ पर मेन वर्ब है। ही सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास, ये हो गया क्लॉज 2, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का काम किया देयरफॉर ने, तो ये भी एक कंजंक्शन हुआ। मतलब कंजंक्शंस किसी भी 2 शब्द या 2 क्लॉज को जोड़ सकते हैं, तो ये काम होता है कंजंक्शन का। अब बात कर लेते हैं इंटरजेक्शन के बारे में, जिसे हिंदी में विस्मयादि बोधक भी कहते हैं। ये हमारे सडन एक्सप्रेशंस या फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करने का काम करता है। इनकी पहचान होती है कि इनके बाद अक्सर एक एक्सक्लेमेशन मार्क हम लगाते हैं, जैसे कि ओ आई लॉस्ट माई कीज़। मतलब ये जो ओ है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है जिसके साथ, ये हमारे एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहा है कि हम दुखी हैं, कि मेरी चाबियाँ खो गई हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हुर्रे वी वन द मैच, मतलब सामने वाला खुश है कि हम मैच जीत चुके हैं। कहने का मतलब ये है, जो हमारे एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स होते हैं, इन्हें इंटरजेक्शन की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे कुछ और वर्ड्स आप अक्सर बोलते होंगे, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू, वाओ। कोई चीज़ देख के आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो तो आपने बोला वाओ, इट्स एन अमेजिंग थिंग, या इट्स अमेजिंग, या ब्रेवो। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, ये हमारे एक्सप्रेशन को ही एक्सप्रेस कर रहे होते हैं एक तरीके से। तो इस टाइप के वर्ड्स भी अक्सर इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो में हमने जाना कि प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन क्या होते हैं। इसमें इंटरजेक्शन की उतनी कोई खास एरर तो नहीं आती है, लेकिन हाँ, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन की सीरीज़ भी ख़त्म होती है, जो कि बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अगर हमें रूल्स रटने नहीं हैं तो हमारा बेसिक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो फंडामेंटल्स हैं, ये हमारे बहुत काम आएंगे टॉपिक को समझने में और सेंटेंस को करेक्ट करने या एरर्स को निकालने में भी। आई होप आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के ओवरव्यू की सीरीज़ समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले टॉपिक नाउन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।